ऑडियो 36 प्रतिभा संवर्धन हेतु निर्धारित विज्ञान सम्मत प्रयोग उपचार। प्रतिभा का आशय सदैव आदर्शोन्मुख बुद्धि व भावना के समन्वित विकास से लिया जाना चाहिए। ऐसे प्रतिभा संपन्न ही स्वयं को प्रेरणा पुंज आदर्शों के प्रतीक रूप में उभारते एवं स्वयं को ही नहीं समाज को भी निहाल करते हैं। यहाँ चर्चा इसी प्रतिभा के विकास से संबंधित उपचारों की चल रही है। क्या ऐसा भी संभव है कि बालकों को लिखने की पट्टी पर मन के सरकाकर गिनती सिखाने अथवा 3 पहिए की गाड़ी का सहारा लेकर चलना सिखाने की तरह किन्हीं अभ्यासों के माध्यम से जन साधारण को भी प्रतिभा संपादित करने की दिशा में अग्रसर किया जा सके? उत्तर हाँ में भी दिया जा सकता है। जन सामान्य शारीरिक अंग अवयवों की पुष्टाई के लिए अखाड़े जाने की विधि व्यवस्था बताते हैं। अखाड़ों में निर्धारित अभ्यासों को अपनाना शारीरिक अंगों को सशक्त बनाने के लिए व्यायामों का उपक्रम एवं आहार में परिवर्तन अभीष्ट माना जाता है। ऐसे ही कतिपय साधना उपक्रम प्रतिभा परिष्कार के संदर्भ में भी निर्धारित है और वे बहुत हद तक सफल होते भी देखे गए हैं। ऐसे कुछ आधारों का जिनका ब्रह्म वर्चस्व की शोध प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है अथवा जिन्हें वर्तमान या संशोधित रूप में प्रयुक्त किए जाने की संभावना है, उनका उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। पहला, स्वसंकेत ऑटो सजेशन। शांत वातावरण में स्थिर शरीर और एकाग्र मन से बैठा जाए। भावना की जाए कि अपने मस्तिष्क केंद्र से निःसृत प्राण विद्युत का समुच्चय शरीर के अंग अवयवों में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में प्रवाहित हो रहा है। शिथिलता का स्थान समर्थ सक्रियता ग्रहण कर रही है। उस आधार पर प्रत्येक अवयव पुष्ट हो रहा है। इंद्रियों की क्षमता का अभिवर्धन हो रहा है। चेहरे पर चमक पड़ रही है। बौद्धिक स्तर में ऐसा उभार आ रहा है जिसका अनुभव प्रतिभा परिवर्धन के रूप में अपने को तथा दूसरों को हो सके। वस्तुतः स्वसंकेतों में ही मानसिक कायाकल्प का मर्म छिपा पड़ा है। श्रुति की मान्यता है, यो यच्छ्रः स एव सः, अर्थात जो जैसा सोचता और अपने संबंध में भावना करता है वह वैसा ही बन जाता है। ईशानः वधम यवय, अर्थात जो जैसा सोचता और करता है वह वैसा ही बन जाता है। विधेयात्मक चिंतन महापुरुषों के गुण अपने अंदर समावेश होने की भावना से सजातीय विचार खींचते चले आते हैं। वह वांछित विद्युत प्रवाहों को जन्म देने लगते हैं। एक प्रकार से स्वसंकेतों द्वारा अपने आभा मंडल को एक सशक्त चुंबक में परिणत किया जाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, थिंक एंड ग्रो रिच अथवा एडॉप्ट पॉजिटिव टुडे। आशय यह है कि सोचिए, विधेयात्मक सोचिए एवं अभी इसी क्षण सोचिए ताकि आप स्वयं को श्रेष्ठ बना सके। सारे महामानव स्वसंकेतों से ही महान बने हैं। गांधी जी ने हरिश्चंद्र के नाटक को देखकर स्वयं को संकेत दिया कि सत्य के प्रयोगों को जीवन में उतारो व उसके परिणाम देखो। उनकी प्रगति में इस चिंतन की कितनी महान भूमिका थी यह सभी जानते हैं। स्वसंकेत साधना के विषय में विस्तार से जानने के लिए आगे
नए लेख में पढ़िए। दूसरा, दर्पण साधना। यह मूलतः आत्मावलोकन की, आत्म परिष्कार की साधना है। बड़े आकार के दर्पण को सामने रखकर बैठा जाए। सुखासन में, जमीन पर या कुर्सी पर बैठा जा सकता है। खुले शरीर के प्रत्येक भाग पर विश्वास भरी दृष्टि से अवलोकन किया जाए। पहले अपने आप के बारे में चिंतन करें। अंतः के दोष दुर्गुणों से मुक्त होने की भावना की जाए। वह परम सत्ता बड़ी दयालु है। भूत को भुलाकर अब यह अनुभूति की जाए कि भीतरी संरचना में प्राण विद्युत शक्ति ही छाई हुई है। विकास क्रम में उभार आ रहा है। प्रतिभा परिवर्धन के लक्षण निश्चित रूप में दिख पड़ रहे हैं एवं सामने बैठी आकृति में अपना अस्तित्व पूर्णतः विलीन हो रहा है। यह ध्यान प्रक्रिया लय योग की ध्यान साधना कहलाती है और व्यक्ति का भाव कल्प कर दिखाती है। तीसरा, रंगीन वातावरण का ध्यान। हर रंग में सूर्य किरणों के अपने अपने स्तर के रसायन, धातु तत्व एवं विद्युत प्रवाह होते हैं। वे शरीर और मस्तिष्क पर अतिरिक्त प्रभाव छोड़ते हैं। इनमें से किसी का अनुपात घट बढ़ जाता है अथवा विकृत और संतुलित हो जाता है तो कई प्रकार के रोग उठ खड़े होते हैं। इस हेतु रंगीन पारदर्शी कांच के माध्यम से अथवा विभिन्न रंगों के बल्बों द्वारा पीड़ित अंग पर अथवा अंग विशेष पर उसकी सक्रियता बढ़ाने के लिए रंगीन किरणों को आवश्यकता अनुसार निर्धारित अवधि तक लेने का विधान है। प्रतिभा परिवर्धन हेतु उचित रंग विशेष का आंखें बंद करके ध्यान भी किया जाता है। कुछ देर तक सप्त वर्णों के क्रम में से निर्धारित रंग बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल के फ्लैशेस स्ट्रोबोस्कोप यंत्र द्वारा चमकाए जाते हैं एवं आंख पर पहने चश्मे में वही वर्ण विशेष सतत दिखता रहता है। इसका प्रभाव मस्तिष्क के सूक्ष्म केंद्रों, चक्र संस्थानों आदि पर पड़ता है। नियमित रूप से कुछ देर के ध्यान के क्रमशः अभ्यास करते रहने पर वांछित परिवर्तन प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। ध्यान यह किया जाता है कि संसार में सर्वत्र उसी एक रंग की सत्ता है जो अपने शरीर में प्रवेश करके अभिष्ट विशेषताओं की ऊर्जा शरीर में प्रवाहित करती है। यह ध्यान 5 से 10 मिनट तक किया जाता है। विशेषज्ञों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकृति के साधकों के लिए भिन्न भिन्न वर्गों का निर्धारण करके ही यह प्रक्रिया आरंभ की जाती है। बिना किसी यंत्र के केवल ध्यान द्वारा ही यह क्रिया की जा सकती है। सफेद रंग में सभी रंग समाये हुए हैं, अतः सफेद रंग का ध्यान करना सभी के लिए उपयोगी है। चौथा, प्राणाकर्षण प्राणायाम। प्रतिभा संवर्धन के लिए एक विधान प्राणाकर्षण प्राणायाम का है। इसकी विधि यह है कि कमर सीधी सरल आसन में हाथ गोदी में मेरुदंड सीधा रखकर बैठा जाए। ध्यान किया जाए कि श्वेत बादलों जैसी शक्ल के प्राण का उफान हमारे चारों ओर उमड़ता चला आ रहा है और हम उसके बीच निश्चिंत प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। नासिका के दोनों छिद्रों से धीरे धीरे सांस खींचते हुए भावना की जाए कि सांस के साथ प्रखर प्राण की मात्रा भी घुली हुई है और वह शरीर में प्रवेश कर रही है। अंग अवयवों द्वारा वह धारण की जा रही है। खींचते समय प्राण के प्रवेश करने की व सांस रोकते समय अवधारण की भावना की जाए।
धीरे धीरे सांस बाहर निकालने के साथ यह विश्वास किया जाए कि जो भी अवांछनीयताओं के दुर्बलताओं के तत्व भीतर थे वे सांस के साथ घुलकर बाहर जा रहे हैं, फिर लौटने वाले नहीं हैं। इस प्राणायाम को आरंभ में 5 से 10 मिनट ही करना पर्याप्त है। क्रमशः यह अवधि बढ़ाई जा सकती है। 5वां, सूर्य भेदन प्राणायाम। ध्यान मुद्रा में बैठा जाए, कपड़े शरीर पर कम से कम रहें, मुख पूर्व की ओर हो, समय अरुणोदय का। ध्यान किया जाए कि आत्मसत्ता शरीर में से निकलकर सीधे सूर्य लोक तक पहुंच रही है। जिस प्रकार सुई में पिरोया हुआ धागा कपड़े से होकर जाता है, जलती अग्नि में से छड़ आर पार जा सकती है। सूर्य ऊर्जा से अपनी चेतना भर रही है। दाईं नासिका से खींचा हुआ श्वास अंदर तक जाकर सूर्य चक्र को आंदोलित उत्तेजित कर रहा है। ओजस तेजस वर्चस की बड़ी मात्रा अपने में धारण करके वापस बाईं नाक से सारे कल्मश निकल रहे हैं। पहले की अपेक्षा अब अपने में प्राण ऊर्जा की मात्रा भी अधिक बढ़ गई है, जो प्रतिभा संवर्धन के रूप में अनुभव में आती है। क्रिया को गौण व भावना को प्रधान मानते हुए यह अभ्यास नियमित रूप से किया जाए तो निश्चित ही फलदायी होता है। 6, चुंबक स्पर्श। चुंबक का चिकित्सा में बड़ा योगदान माना गया है। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर शरीर के सूक्ष्म संस्थानों को मुद्रा एवं बंध द्वारा प्रभावित करना एवं चुंबक चिकित्सा में अद्भुत साम्य है। हमारी धरती एक विराट चुंबक है। वह निश्चित मात्रा में प्राण उत्तरी ध्रुव से फेंक देती है। चुंबक स्पर्श में भी यही सिद्धांत प्रयुक्त होता है। लौह चुंबक का सहज क्षमता वाला पिंड लेकर धीरे धीरे मस्तिष्क, रीढ़ और हृदय पर बाएं से दाईं और गोलाई में घुमाया जाता है। गति धीमी रहे, कंठ से लेकर नाभि छिद्रों के ऊपर होते हुए जननेंद्रियों तक उस चुंबक को पहुंचाया जाए। स्पर्श कराने घुमाने के उपरांत उसे धो दिया जाए ताकि उसके साथ कोई प्रभाव न जुड़ा रहे। चुंबक से प्रभावित जल तथा विद्युत चुंबक का प्रयोग भी इसी क्रम में किया जा सकता है। किस कमी के लिए, किस रूप में, किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, इसका निर्धारण विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। 7वां, प्राणवानों का सानिध्य। शक्तिपात की तांत्रिक क्रिया तो करने कराने में कठिन है, वह जोखिम भरी थी, किंतु यह सरल है कि वरिष्ठों, प्राण चेतना संपन्न व्यक्तियों के साथ संभव निकट पहुंचने का प्रयत्न किया जाए। चरण स्पर्श जैसे समीपता वाले उपक्रमों से लाभ उठाया जाए। अप्रत्यक्ष रूप से यह ध्यान किया जा सकता है कि हनुमान भगीरथ जैसे किसी प्राणवान के साथ अपनी भावनात्मक एकता बन रही है और पारस्परिक आदान प्रदान का सिलसिला चल रहा है। साबुन जिस प्रकार अपनी सफेदी प्रदान करता है और कपड़े से मैल हटा देता है, उसी प्रकार की भावना इस सघन संपर्क की ध्यान धारणा में की जा सकती है। दृश्य चित्र व उन महामानवों के कर्तव्यों के गुणों का चिंतन भी उसमें सहायक होता है। इस आधार पर भी प्राण चेतना बढ़ती है। उसी प्रकार जिस प्रकार माँ के स्तनपान से बालक एवं गुरु की शक्ति से शिष्य लाभान्वित होता है। 8वां, नाद योग। वाद्य यंत्रों और उनकी ध्वनि लहरियों के अपने अपने प्रभाव हैं। उन्हें कोलाहल रहित स्थान में सुनने का अभ्यास भी प्रतिभा संवर्धन में सहायक होता है। यह कार्य शब्द शक्ति जो चेतना का ईंधन है के श्रवण से
अंतः के ऊर्जा केंद्रों को उत्तेजित व जगाकर संभव है। टेप रिकॉर्डर से संगीत सुनकर भी यह कार्य संभव है एवं स्वयं उच्चारित मंत्रों या संगीत पर ध्यान लगाकर भी अपने लिए उपयुक्त संगीत का चयन भी इस विषय के विशेषज्ञों द्वारा ही निर्धारित करना चाहिए। एक ही वाद्य व समयानुकूल राग का चयन किया जाना चाहिए। यह श्रवण आरंभ में 5 से 10 मिनट तक ही किया जाए, क्रमशः अभ्यास के साथ बढ़ाया जा सकता है। युग निर्माण योजना मथुरा द्वारा नाद योग की कैसेट तैयार कराई गई है। यह कैसेट मंगाकर साधनात्मक मनोभूमि बनाकर कैसेट सुनना चाहिए। 9वां, प्रायश्चित। व्यभिचार, छल, धन अपहरण जैसे दुष्कर्मों से भी प्राण शक्ति क्षीण होती है और प्रतिभा का अनुपात घट जाता है। इसके लिए दुष्कर्मों के अनुरूप प्रायश्चित किया जाए। क्रिश्चियन धर्म में कन्फेशन की बड़ी महत्ता बताई गई है। दुष्कर्मों की भरपाई कर सकने जैसे कोई सत्कर्म किए जाएं। चांद्रायन साधना एवं हेमाद्री संकल्प जैसे विधान भी इस भार को उतारने में सहायक होते हैं। इन विधानों की विस्तृत जानकारी गायत्री महाविज्ञान एवं कर्म कांड भास्कर पुस्तकों से अथवा पत्र व्यवहार अथवा व्यक्तिगत परामर्श से प्राप्त की जा सकती है। कौन किन दोषों के बदले क्या प्रायश्चित करे, इसके लिए गुरु सत्ता जैसे विशेषज्ञों से अपनी पूरी बात कहकर काफी हल्कापन आ जाता है। वह आगे कुछ नया करने की दिशा मिलती है। प्रायश्चित धुलाई की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता पूरी करता है। प्रतिभा संवर्धन हेतु अंतरंग की धुलाई जरूरी भी है। 10वां, अंकुरों का कल्क एवं वनौषधि सेवन। अन्न धान्यों एवं जड़ी बूटी वनस्पतियों के अपने अपने प्रभाव हैं। वे जब अंकुरित स्थिति में फूटते हैं तब उनमें अभिनव एवं अतिरिक्त गुण होता है जो अपनी आवश्यकता के अनुकूल निर्धारित हो। उसके साथ गमले एक एक दिन के अंतर में उगाए जाएं। 7वें दिन अंकुरों को पीसकर उसका कल्क 3 ग्राम व पानी 10 ग्राम लेकर छान लें। इसे प्रातःकाल खाली पेट मधु या उचित अनुपान के साथ लें। ये टॉनिक तेजस की अभिवृद्धि, मेधा वृद्धि, जीवनी शक्ति के संवर्धन में सहायक होते हैं। इसी प्रकार हरी जड़ी बूटियों या उन औषधियों के सूखे चूर्णों का भी कल्क बनाकर ग्रहण किया जा सकता है। निर्धारण विशेषज्ञ करते हैं। किन्हीं परिस्थितियों में वाष्पीभूत रूप में अग्निहोत्र प्रक्रिया से नासिका मार्ग द्वारा ग्रहण किए जाने का भी प्रावधान है। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटमासी, अश्वगंधा, वच, तुलसी, ज्योतिष्मती आदि वनौषधियों का सेवन प्रतिभा संवर्धन में अत्यंत उपयोगी है। स्वसंकेत साधना, रंगीन वातावरण का ध्यान, प्राणाकर्षण प्राणायाम एवं नाद योग के लिए साधनात्मक मनोभूमि बनाना अत्यंत आवश्यक है। साधना के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करना चाहिए। हिमालय को देवात्मा हिमालय कहा गया है। जहां अनेक ऋषि मुनियों ने कठोर साधनाएं की हैं, वहां की भूमि में साधना के संस्कार गहराई के साथ समाहित हैं। वहां की गई साधनाएं शीघ्र एवं अधिक फलदायी सिद्ध होती हैं। लेकिन युवकों को अपने अन्य कार्यों को छोड़कर हिमालय पर जाकर साधना करना किसी प्रकार युक्त नहीं है। इस अभाव की पूर्ति के लिए हिमालय के वातावरण में मन एवं अंतःकरण के द्वारा पहुंचा जाए। मनोभूमि और भाव भूमि बनाकर वहां के वातावरण में साधना की जा सकती है। स्थूल शरीर एकांत शांत कमरे में रहेगा, लेकिन
सूक्ष्म एवं कारण शरीर से हिमालय पहुंचा जाए और मन भावन वातावरण की कल्पना की जाए। भावभूमि बनाई जाए कि आप हिमालय की सर्वोच्च चोटी पर आसन बिछाकर सुखासन में बैठे हैं। शरीर स्थिर, शांत चित्त, नेत्र बंद करके भावना करें कि आपके चारों ओर दूर दूर तक, जहां तक दृष्टि जाती है, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां सफेद बर्फ से ढकी हुई दिखाई दे रही हैं। हरे हरे बड़े बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। पुष्पों की झाड़ियां हैं जिनसे वातावरण में सुगंध आ रही है। एक ओर निर्मल जल की पतली धारा कलकल करती बह रही है। खरगोश, हिरन जैसे अहिंसक सुंदर जंतु एवं श्वेत हंस, बगुला, बत्तख जैसे पक्षी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे सुंदर मनोरम स्थल पर आप साधना हेतु बैठे हैं। इसी प्रकार इसी स्थान पर बैठकर पहले स्व संकेत साधना करें, फिर रंगीन वातावरण का ध्यान करें। रंगीन वातावरण के ध्यान में भावना करें कि आपके चारों ओर हर वस्तु सफेद है। आपके वस्त्र, शरीर, आसन, हिमालय की चोटियां, आकाश, बादल आदि हर वस्तु सफेद है। ऐसी भावना करें। प्राणाकर्षण प्राणायाम एवं नाद योग की साधना भी इसी स्थान पर करनी चाहिए। जो अपनी सहायता आप करने को तत्पर हैं, ईश्वर केवल उन्हीं की सहायता करता है।